शुरू करते हैं फिर। कल जो अपन पढ़ रहे थे, कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। Factors affecting the electrolytic conductance. So what are the factors? We have discussed that solvent-solvent interaction, that is viscosity. Solute-solute interaction, that is the electrostatic attraction between the cations and anions present in the electrolytic solution. ठीक है ना? Then we can say that solute-solvent interaction. We have discussed about the hydration. Then we have discussed the pressure से solution में ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ता, compression करने से solution में ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, बट मे बी पॉसिबल अपन कहेंगे सॉल्वेंट में और थोड़ी क्लोज पैकिंग हो जाए तो थिकनेस ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाए, मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाए सॉल्वेंट, तो मोबिलिटी ऑफ आयंस में फर्क पड़ेगा। तो अपन ने प्रेशर भी चेक किया, और टेम्परेचर में अपन ने लिखा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी भी कम होगी, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन भी कम होगा, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब सारे फैक्टर्स अबव फैक्टर्स जो थे वो कम हो रहे थे। तो अपन ने कहा कि फिर अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगा, तो उसको बढ़ना चाहिए। अब ठीक है, अपन पढ़ते हैं कि भाई अब व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, हमें कैसे बताना होगा, तो लेट अस चेक दैट पार्ट है। तो अगर अपन बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंडक्टेंस, इसको अपन सी से डिनोट कर लेते हैं, या बुक में एनसीईआरटी में उसको जी से डिनोट किया, तो अपन जी भी लिख सकते हैं, बट कंडक्टेंस को सी लिख के रखते हैं, बट एनसीईआरटी में उसको जी लिखा है, वी आर एबल टू राइट दैट, राइट। रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, उसको कप्पा से डिनोट करते हैं। तो we'll discuss these parts, etc. तो इन सब के बारे में अपन कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो सबसे पहले पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे अगर अपन बात करेंगे भाई, ये टर्म्स हैं जो अपन को पढ़ना होगा, और इसमें एक और टर्म्स अपन जोड़ देते हैं, सेल कांस्टेंट। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अपन उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कांस्टेंट को भी जोड़ देते हैं। कंडक्टेंस का मतलब होता है, तो अपन इनको ना एक छोटा छोटा डेफिनेशंस में अपन लिख लेते हैं। कंडक्टेंस का मतलब होता है द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, कैटायंस और एनायंस, all the ions present in the solution, that is the conductance। मतलब हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे, कैटायंस और एनायंस, उन सबका जो कंडक्टिंग पावर होगा, दैट इज कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस, तो resistance will be that the factor which will affect or decrease the conductance of the solution will be called as resistance. So the factor which decreases the conductance अपन उसको बोलेंगे resistance। तो अपन वो factors चेक कर लेंगे, what are those factors on which it will depend। कंडक्टिविटी, तो अगर हमने कंडक्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो कंडक्टिविटी क्या होगा? जैसे कंडक्टेंस होता है वैसे ही कंडक्टिविटी भी होता है। द कंडक्टेंस ऑफ आयंस
present in 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो 1 ml लिख देंगे अपन, या राइट ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे इज कंडक्टिविटी। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, जैसे अपने पास 100 ml सोल्यूशन और 100 ml सोल्यूशन का अगर मुझे कंडक्टेंस गिवन है तो कंडक्टिविटी कितना होगा, 1/100 पार्ट ऑफ दैट। अगर 100 ml सोल्यूशन है या मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, हमें कंडक्टिविटी बताना है, तो अपन कहेंगे भाई 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन का तो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिविटी तो 1 ml सोल्यूशन के लिए होगा, दैट इज कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जो होता है द measurements in the cell which will remain constant, ठीक है ना, which will remain constant, that is called cell constant। अब एक बार अपन एक बार इन सबको देख लेते हैं कि भाई ये है क्या, हमको क्या समझना है इसमें। अब मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेता हूं, सपोज अपने पास अपन कहेंगे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया ऐसे, ये एक मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने इसको ना क्यूबिक फॉर्म में ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इसका लेंथ L ले लेते हैं, हाइट भी L लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ भी हाइट ले लेते हैं, वही उतना ही ले लेते हैं, ये सब के सब अपन L ले लेते हैं। लेट अस टेक L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे कर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बल्कि था, फिर तो इसमें जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा उसको मैं कंडक्टिविटी भी बोल सकता हूँ, बिकॉज आप इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो इसको, तो मैं उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी बोल सकता हूँ। और अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होगा कंडक्टेंस तो दैट इज कंडक्टिविटी, तो 1 लीटर के लिए कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि अगर 1 ml में कंडक्टेंस ये है तो 1000 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। बट व्हाट आर द सेल कांस्टेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों फेसेस को, ये जो फेसेस है ना आपके पास ये वाली, मैं इन दोनों फेसेस को अज्यूम कर लेता हूं दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, मतलब इसको भी इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करता हूं ऐसे नेगेटिव एंड से, और इसको भी अटैच करता हूं पॉजिटिव एंड से, तो मैंने इसको कैथोड और एनोड बनाया। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड विल रिमेन कांस्टेंट। भाई सेल जो होता है वो एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब एरिया ऑफ दिस फेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, कोई भी सॉल्यूशन रखो इसमें, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैलकुलेट करो, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड थोड़ी चेंज होने वाला है, तो कांस्टेंट रहेगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट्स में अपने पास क्या क्या आ गया, एक तो एरिया हो जाएगा ऑफ द इलेक्ट्रोड और दूसरा हो जाएगा क्या अपने पास, द डिस्टेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। अपन क्या करेंगे, अगर किसी आयंस को, इसके अंदर अपन सॉल्यूशन रखने वाले हैं, ठीक है ना, मैंने NaCl अज्यूम कर लेते हैं अवेलेबल, मतलब बस पढ़ने के लिए अपन NaCl अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रख सकते हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई सोडियम आयन प्रेजेंट है इसमें, यहां भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ और द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज, जितना ज्यादा इन दोनों में डिस्टेंस होगा आयंस को भी उतना मुश्किल होगा वहां तक पहुंचने के लिए।
and the resistance will be inversely proportional to the area of the electrode, length between the electrodes or the area of the electrodes. तो जो resistance होगा that will be directly proportional to L by A हो जाएगा. जो resistance होता है that is directly, वैसे तो छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है अपन ने ये resistance वाला फॉर्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह और फिजिक्स में भी पढ़ा. अब रेजिस्टेंस ये तो बड़ा सेल भी हो सकता है, अपन ने 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपन कोई 1 सेंटीमीटर थोड़ी बोल रहे हैं, अपन तो कह रहे हैं पूरा बड़ा सेल है. द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. और इसमें जो कांस्टेंट मैं लिखूंगा ना किसी भी सॉल्यूशन के, वो मैं रेजिस्टिविटी लिखने वाला हूं into L by A, where this rho is called resistivity, where rho is called a resistivity. तो resistivity ये क्या होगा, signifies that the resistance of solution present in 1 centimeter cube signifies the resistance of solution in 1 centimeter cube of solution in 1 centimeter in 1 centimeter cube. ठीक है ना? तो we'll get the resistance like this. तो अपन एक इक्वेशन ये याद रख लें. What is the resistance? ठीक है ना? ये सबको पता होता है. This is the resistance. अब अपन कहेंगे भाई कंडक्टेंस की बात करते हैं. L is the distance between the electrodes, अपन ने वहां पर 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, और A is the area. Now we can say that इसमें अपन लिख सकते हैं कंडक्टेंस की बात करता है. कंडक्टेंस जो होता है C is inverse of resistance is equal to 1 by R. Obviously बात है, किसी सॉल्यूशन में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा. तो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. तो अपन लिखेंगे, एंड इफ द कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आई कैन राइट दैट द कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 by this. So I will write that 1 by rho into A by L. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1 by rho. इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा. 1 by rho, दिस इज द 1 by rho. अब हमने रो को लिखा था, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, सिग्निफाइज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब. So what is the conductance of solution in 1 centimeter cube? Conductivity. मतलब inverse of conductance अगर resistance होगा तो inverse of resistivity will be conductivity. तो अपन लिख सकते हैं that is C will be equal to kappa into A by L. मैं ऐसे लिख सकता हूं. That is I can write that conductivity will be equal to conductance into cell constant. Conductivity will be equal to conductance into the cell constant. लिख सकते हैं, cell constant इधर L by A हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, we got that. This is equation 2 for us. अपन कैलकुलेट कर लेंगे whatever is required. Or I can write that the resistance will be equal to, or from this I can write that this is equation 3 for. Therefore, I can write that the resistance will be equal to, that is 1 upon right now. So we can write that it as what is kappa. We can write that. मैं kappa लिखना चाहता हूँ. So therefore, I can write that kappa will be equal to C, or I can write that 1 by R into L by A. That is 1 by R को अपन कभी भी C लिख सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा. This is equation
अब इसकी जगह इसको लिख लेते हैं इक्वेशन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे, मैं इससे भी कुछ कुछ पार्ट बताऊंगा आपको, तो लिख लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 आई कैन राइट दैट, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं L into C will be equal to kappa into A। अगर मैं दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और मल्टीप्लाइंग बाय L on both side अपन क्या लिख सकता है, that is C into L square will be equal to kappa into A into L, और A into L is what, L square into L, that is L cube, so C will be equal to C into L square will be equal to, that is kappa into volume, ये लिख सकता हूं, आप जो चाहें लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ऐसे भी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब kappa into volume will be equal to, that is C into L square, that is C is what, conductance. So the conductance of ions in 1 centimeter square, the conductance of ions in 1 centimeter square, or the total conductance of ion, whatever the solution is, L square, right? The conductance of ions on the L square, you can take meter square or you can take per, that is centimeter square, doesn't matter for us. That will be equal to kappa into volume. Volume is what? अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे तो मैं इसको क्या कर लूंगा, 1 ml ले लूंगा। तो दिस विल बी द कंडक्टेंस इफ द वॉल्यूम इज 1 ml। अगर वॉल्यूम 1 ml होगा तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो द कप्पा विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस, मतलब अगर आप वॉल्यूम 1 ml लेते हो तो द कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी, और जब अपन 1 लेते हैं तो वी नो दैट हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, तो मतलब इफ वॉल्यूम इज 1 ml देन वी कैन से दैट दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज सेम, बिकॉज कंडक्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, and we use the word when we talk about the unit or unit volume, then we'll say that the unit volume means 1 ml। 1 ml के लिए जो conductance होगा that will be what, specific conductance। हम specific word तभी यूज करते हैं जब 1 ml होता है। ठीक है ना, तो अपन तभी यूज करेंगे जब अपने लिए वॉल्यूम 1 ml होगा। जैसे स्पेसिफिक वर्ड अपन यूज करते हैं हीट कैपेसिटी, किसी भी मास का हीट कैपेसिटी ले लो, इसको गर्म करेंगे तो 1 डिग्री राइज के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो अपन कहेंगे भाई इसके 1 ग्राम को अगर 1 डिग्री हीट करना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो स्पेसिफिक वर्ड जब अपन स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वन। तो यहां पर अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या बोलेंगे, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो अगर वॉल्यूम को 1 लेंगे तो कप्पा विल बी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी कैन बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, these are the formulas what we have to use. You know the meaning of words, you know the meaning of formulas। अब अपन बात करते हैं कि भाई ठीक है ये सारे फॉर्मूले तो हमने पहले भी पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, आगे बताओ करना क्या है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें कुछ कुछ पार्ट अपन देखते हैं कि हमें पहले तो अपन यूनिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक आपने कोई यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं बताया मुझे। तो पहले तो एक तो आप यूनिट की बात कर दो, दूसरा क्योंकि हमें केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कंसंट्रेशन की बात कर लो आप। मतलब यू कैन टॉक अबाउट नॉट द कंडक्टेंस, यू शुड टॉक अबाउट द मोलर कंडक्टेंस और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो बात कर लो।
ठीक है, तो अपन कहते हैं पहले अपन यूनिट की बात करें। ये सब लिखे हुए इनके यूनिट की बात करते हैं। तो पहले अपन रेजिस्टेंस से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस अपने लिए गिवन था, तो भाई रेजिस्टेंस यूनिट्स की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आर, का यूनिट होता है ओ, तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है पर ओम। ये अपन उसे वो भी लिखते हैं, ठीक है। और अपन को एक बात पता है कि 1 पर ओम या मोल विल बी इक्वल टू 1 सीमेंस, ठीक है। तो ये अपन को पता है, राइट। फिर रेजिस्टेंस के बाद अगर हम एल और ए की बात करें तो अपन रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी का यूनिट देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी और रो का यूनिट क्या होगा, तो अपन लिखेंगे ओम। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर होगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का यूनिट आ जाएगा। वैसे हमें रो के यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अपन को कप्पा की यूनिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कप्पा की यूनिट की जरूरत पड़ेगी। कप्पा का यूनिट क्या होगा, हाँ बोलो सर। वो ओम इनवर्स के आगे क्या लिखा है इक्वल टू वैल्यू में? ओम, अच्छा ये ब्रैकेट में मोह इसका इस पहले के पढ़ने अच्छा होता है। अच्छा वो सीमेंस होता ना, सीमेंस इलेक्ट्रिकल, राइट ना, यूनिट होता ना सीमेंस का। सीमेंस तो कंपनी बहुत बड़ी है ना, वो उसी के नाम पे, यूनिट के नाम पे ही तो है वो सीमेंस कंपनी, राइट। तो वो सीमेन लिखा हुआ अपन ने, 1 पर ओम इज इक्वल टू सीमेंस, ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई कप्पा का यूनिट तो यहाँ पर 1/r है, तो अपन इसको पर ओम लिख सकते हैं भाई, पर ओम। और अपन क्या कर सकते हैं कप्पा को, ये सेंटीमीटर, तो अपन इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं अगर 1 सेंटीमीटर में लिखना होता है तो अपन कहेंगे कप्पा को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद तो और कोई यूनिट लिखना है अपन को, कंडक्टेंस भी हमको पता है, कप्पा भी हमको पता है। तो एक बार अपन यूनिट देखते हैं, मैं रेजिस्टिविटी, कप्पा, कंडक्टेंस और आर, इन सब में यूनिट चेक करके देख बता सकता हूं कि व्हाट विल बी द, किसका वैल्यू मुझे कितना है वो अपन बता सकते, ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन एल स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। क्योंकि कप्पा जो होगा वो तो एक छोटे वॉल्यूम के, एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन का अपन कंडक्टेंस पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोड पे एक छोटे से पार्ट पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कप्पा। और अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर है तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर का कप्पा, एक कप्पा का वैल्यू ये है, तो बताओ टोटल सॉल्यूशन का कितना होगा, बता देंगे मल्टीप्लाई करके, तभी तो आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया उसको, राइट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा उससे ही लिख लेता हूं ऐसे। अपन एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो अपन मोलर कंडक्टेंस, अब मोलर कंडक्टेंस को हम डिनोट करेंगे सपोज ऐसे, तो ऑलराइट दैट वो लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसमें m लिख लेते हैं ऐसे, मोलर कंडक्टेंस, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। बुक में जो नोटेशन होता है अपन को वही ले लेना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो अपन कहेंगे आपने थोड़ी देर पहले कंडक्टेंस तो बताया था क्या होता है, the conductance of all the solution, all the ions present in the inside the solution is called conductance। तो मोलर के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख दूंगा, जैसे अपन ने कंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखा था कि द सॉल्यूशन में जितने भी आयंस है उन सब का कंडक्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। So we'll write that the conducting power of all the ions present in 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte is called conductance, is called molar conductance,
ये लिखते हैं भाई वो मोलर कंडक्टेंस। तो ठीक है, मोलर कंडक्टेंस के लिए मतलब मुझे कैसे बताना होगा ये बता दीजिए, अब मैं कर देता हूं। तो अपन कहेंगे मोलर कंडक्टेंस के लिए द मोलर कंडक्टेंस इज अपन ऐसे लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट दैट मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, मैंने बताया ना कंडक्टेंस को अगर स्पेसिफिक बोलना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बोलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कितना कंसंट्रेशन है वो लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन सी लिख देते हैं, उससे अपन बता देंगे। इससे कैसे बताएंगे, तो अपन कहेंगे आपने लिख तो रखा है ये वाला, तो आपने बताया तो है, तो उससे ये कैसे आ जाएगा, तो अपन कहेंगे ठीक है आप यूनिट से चेक कर लो पहले, आपकी मर्जी, आप या तो यूनिट से चेक कर लो या उससे चेक करो, मेरे लिए तो दोनों बराबर है, आप चाहे यूनिट से चेक करो या उससे, मैं इस पार्ट को हटा देता हूं, लेकिन ये पार्ट आपको, ये फोर्थ इक्वेशन आपको पता होना चाहिए है, थर्ड वाला सेकंड वाला तो अपन को हमेशा से याद रहेगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है पहले आप इसी यूनिट से बता दो, ये लिखा हुआ, इसको क्या करें अपन, तो अपन कहेंगे भाई ये है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आप बताओ तो भाई मोलर कंडक्टेंस जो Cl² है ना, इसको आप मोलर कंडक्टेंस बोल रहे हो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन L² मतलब वो सरफेस एरिया। तो अपन कहेंगे भाई K इंटू वॉल्यूम लिखा आपने, कप्पा इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या लिखना है, तो पहले मैं ना इसको मोलर कंडक्टेंस लिख देता हूं, मोलर कंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो अपन कहेंगे इसमें ना आप इसको ऐसे लिख दो कप्पा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे ना 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम को लिखना है कंसंट्रेशन के फॉर्म, क्या करें अपन ऐसे कर दो, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल लेते हैं अपन। तो क्या करें, लिख दो, तो भाई 1 ml का कंसंट्रेशन लिखो या 1000 ml का कंसंट्रेशन लिखो, बात तो बराबर है। भाई आप एक छोटे से ग्लास में रसना ले लो या उसी रसना को बड़े जग में रखा हुआ है, बात तो बराबर है, दोनों का कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, मोलारिटी विल बी सेम। तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा अपने पास आएगा 1000, ये वॉल्यूम उधर लेके जाते हैं और इधर वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपने लिखा भाई NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी की बात कर रहे हो आप, तो मैं क्या करूंगा, ये तो आपने मोलर कंडक्टेंस के लिए NB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 1 होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी, ये लो, ये मेरे पास आंसर आ गया मोल्स पर लीटर, ठीक है मोलर कंडक्टेंस ऐसे लिख सकता हूं मैं। इससे बता सकते हो क्या, तो आपकी मर्जी, आप जिससे कहो हम उससे बता देंगे, तो इससे बताना है इससे बता दो, इससे बताना है इससे बता दो, तो इसमें तो 1000 नहीं लिखा आपने, हाँ तो यूनिट आप चेक करो पहले, ऐसा यूनिट डालो और उसमें देख लो फिर क्या करना है, तो फिर कहेंगे यूनिट ही बता दो आप, तो लिखा तो है सामने यूनिट, आप यूनिट के बेसिस पे आप इसको ड्राइव करते हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ही आना चाहिए, हाँ ऐसे आ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा, राइट, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द मोलर कंडक्टेंस दैट विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, फार्मूला आ गया अपने पास, तो यूनिट होगा तो और भी अच्छा होगा अपने लिए, तो चलो यूनिट की बात कर लेते हैं भाई, यहां पर अपन ने कहा इसका यूनिट बना रखा है मोलर कंडक्टेंस का, ये क्या होगा कंडक्टेंस पर होगा, सीमेंस भी लिख सकता हूं इसको वेरी मच, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या करना है, सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा क्या होता है, दैट इज सीमेंस, सीमेन है, सीमेन पर सेंटीमीटर, राइट, और अपन ने ये क्या ले रखा है मोलारिटी, मोल्स पर लीटर होता है ये, पर सेंटीमीटर है ये, और ये क्या होता है मोल्स पर लीटर, मोलारिटी है कप्पा, ये क्या होगा मोल्स पर लीटर, और पर लीटर के लिए आपने 1000 में क्या लिखा इसको, सेंटीमीटर क्यूब लिखा आपने, तो क्या करें अपन, तो अपन कहेंगे भाई अपन ऐसे कर लेते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब है ना ये, तो देख लेते हैं, तो यूनिट तो हो रहा है बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, अब आपने यूनिट ही तो सब्स्टिट्यूट किया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो ये यूनिट हो गए अगर अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अच्छी बात है। आप अब इसको भी बता दो एक बार। तो अपन कहेंगे हमें ये फॉर्मूले को सिर्फ मैंने यूनिट से चेक किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाई, अब एक बार इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरी मर्जी, मोलर कंडक्टेंस को मैं तो ऐसे लिखूंगा, मेरी मर्जी, मैं तो अपन कहेंगे कि भाई देखो मोलर कंडक्टेंस है और आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा लिखा हुआ है और वहां पर 1000 लिखा है, यहां पर 1000 नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं 1000 कैसे लेके आऊं? तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ऑब्वियसली बात है, एक मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तभी अपन पर मोल की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर भी मोल्स नहीं था ना, हाँ, तो मोलर कंडक्टेंस लिख रहे हो तो ये पर मोल तो होगा ही होगा। Cl2 का मोलर कंडक्टेंस क्यों लिखा है? Cl2 कहां पर है मोलर कंडक्टेंस? अच्छा, Cl स्क्वायर को मोलर कंडक्टेंस क्यों लिखा हुआ? हाँ, तो अपन इसको मोलर कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस ऑफ, जैसे अपन रूम में खड़े हुए, रूम के दो वॉल्स को आप अज्यूम कर लो वो इलेक्ट्रोड्स है और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रूम में डिसॉल्व है। तो कंडक्टेंस ऑफ आयंस ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो उनको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को वॉल्स तक पहुंचने के लिए जो कंडक्टेंस होगा, दैट इज मोलर कंडक्टेंस, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ऑल द आयंस लिखा था, पावर ऑफ ऑल द आयंस, तो इसलिए अपन ने उसको मोलर कंडक्टेंस ले लिया। मोलर कंडक्टेंस क्यों? तो अपन कहेंगे देखो भाई, मैंने तो इसलिए लिखा मोलर कंडक्टेंस क्योंकि या तो मैंने यूनिट वो किया, कप्पा का यूनिट 1000 था, मोल्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर क्या कर रहा था ना, यूनिट मैच कर रहा था। उसका यूनिट क्या आया अपने पास, उधर से सॉल्व करके क्या यूनिट आया मेरे पास, सीमेंस आया, सेंटीमीटर, राइट ना, मेरे पास सीमेन आया और सेंटीमीटर स्क्वायर आया और पर मोल आया। और ये तो यूनिट क्या बन रहा है, द कंडक्टेंस, ये 1 ml के लिए है और वहां से मेरे पास क्या आ रहा है, पर मोल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का यूनिट मैच कर रहा है, इसलिए अपन ने इसको मोलर कंडक्टेंस लिख लिया कि Cl स्क्वायर को आप मोलर कंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो यूनिट से बता रहा हूं मैं, यूनिट एक जैसे हो गया तो अपन ने लिख लिया। मैंने इससे इसको ड्राइव किया और इसके जो यूनिट आ रहे हैं उससे मैं बता सकता हूं कि इसको मोलर कंडक्टेंस बोलना चाहिए। अब अपन यहां पे, मैंने ना यहां पर एमकेएस यूनिट लिया हुआ, ठीक है, आप एमकेएस यूनिट ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप इसको तो लिखोगे ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी लिखोगे तो अब एमकेएस यूनिट में लिखोगे, पर मीटर लिखोगे, लिखो पर मीटर कप्पा को, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन तो मोल्स पर लीटर लिखोगे आप, मोल्स पर लीटर, इधर तो कंसंट्रेशन आपने लिखा ना, तो अब इसको भी मीटर में लिखो आप। तो अपन क्या करेंगे, तो इसमें कंसंट्रेशन लिखूंगा तो लिखूंगा मोल्स पर मीटर। तो कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकता है भाई, पर मीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ एमकेएस में ले रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। मैं डेसी पर लीटर लूंगा तो डेसीमीटर क्यूब होता है, तो अपन इसको ऐसे, अब अपन क्या करेंगे, इसको ना अपन इसको कर लेते हैं सेंटीमीटर में। जो सीमेंस पर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विल बी इक्वल टू, मैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो सीमेंस पर सेंटीमीटर कर देता हूं, डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको भी क्या करूंगा सेंटीमीटर में, तो मैं इसको ना मोल्स पर लीटर कर लेता हूं, पहले कंसंट्रेशन को अपन मोल्स पर लीटर कर लेते हैं, तो मोल्स पर लीटर कर लेता हूं, पर लीटर कर देता हूं, क्योंकि मैं मोलारिटी लिखना चाहता हूं, मोलारिटी विल बी मोल्स पर लीटर, मोलारिटी विल बी मोल्स पर लीटर। तो मैं इसको ना मीटर क्यूब को क्या करता हूं कि अपन इसको मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, दैट इज, या इसको अपन मीटर में रखते हैं ताकि अपन गड़बड़ ना हो, इसको भी मीटर क्यूब में रखता हूं, मीटर स्क्वायर में रखता हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मैं क्या करता हूं, इसको मोल्स पर लीटर लिख लेता हूं, क्योंकि अपने पास मोल्स तो था ही कॉन्सेंट्रेशन, मैं इसको पर लीटर बना लेता हूं। ठीक है भाई, आप पर लीटर बनाओगे तो मैं लीटर कैंसिल करूंगा, तो आप एक लीटर को मल्टीप्लाई करो और मीटर क्यूब को भी वैसे रखो जैसे था ये, क्योंकि मैंने लीटर लीटर कैंसिल कर लिया ना। अब अपन सेंटीमीटर की बात करते हैं। अच्छा, आप यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर भी पर सेंटीमीटर बनाऊंगा, तो फिर इस मोल्स पर लीटर को मैं 1000 लीटर ऐसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 रुपीज, ये मीटर की बात है।
अब क्या करें, अब अपने पास एक ही पार्ट बचा हुआ है, इस मीटर क्यूब को आप किसमें ये तो मोल्स पर लीटर हो गया, ये तो मोलारिटी हो जाएगा। अब इस मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर है ना, मैं इसको, ये तो पर लीटर कैंसिल हो गया। अब आप इस मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट, क्योंकि मुझे मोल्स पर लीटर चाहिए मोलारिटी के लिए, तो मैंने मोल्स पर लीटर किया, तो मैंने 1000 इंटू एल करके वो कैंसिल कर लिया, 1000 क्यों किया, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया ना इनको। अब अपन मीटर क्यूब को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे कन्वर्ट करूं, तो अपन को पता है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विल बी इक्वल टू, ये तो सीमेंस पर सेंटीमीटर हो गया, और डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर इज नथिंग बट द मोलारिटी, ये तो मोलारिटी लिख दिया है ना। अब आप क्या करोगे, इसको अगर अपन लिखेंगे 1000, ये तो लीटर्स में है, और इसको अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है मुझे, और ये लीटर और लीटर कैंसिल हो गया, वी नो दैट है यूनिट वाइज, हमें सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 1/10⁶, और 1/10⁶ लिखोगे तो कितना आएगा अपने पास, पर मीटर ना, 1/मीटर। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁶ लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं अपन, आ गया आपके पास सीमेंस पर सेंटीमीटर मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय, इधर ये 1000 कैंसिल होगा तो ऊपर 1000 आ गया, लो भाई आ गया अपने पास ये आपको मोलारिटी, आप देख लो, मैंने यूनिट से ही प्रूव किया कि भाई ये यूनिट से आप इसको अज्यूम कर लो, या इस यूनिट से इसको अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी। आप इस यूनिट से उसको लिख लो, या उस यूनिट से इसको लिख लो। आपको ये पता है कि अगर आप मीटर क्यूब में लोगे तो आपको क्या करना है। सो अपन क्या करेंगे, हमें यूनिट गिवन क्या है ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर मुझे यूनिट गिवन मीटर स्क्वायर में है, इनके यूनिट एमकेएस यूनिट में गिवन है, तो मुझे मोल्स पर मीटर क्यूब लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन मोल्स पर मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। और अगर हमें मोलारिटी डायरेक्टली गिवन है, एमएल वगैरह में मोलारिटी गिवन है, और यहां पर क्या है, अगर सेंटीमीटर मोल्स पर लीटर मोलारिटी गिवन है अपन को पर सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है तो यहां से सॉल्व कर लिया ना अपन, दैट इज नथिंग बट ये मोलर कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी आ गया। दोनों तरीके से प्रूव कर लिया। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देखो जो भी तो आपने प्रूव किया वो हमें ठीक है, हमें सिर्फ आपने प्रूफ बताया आपको करना क्या है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि भाई इक्वेशन तो मैं ये यूज करूंगा, लेकिन अगर ये मुझे मीटर क्यूब में गिवन है तो फिर मैं इस इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा, फिर तो डायरेक्टली कप्पा डिवाइडेड बाय जो भी कंसंट्रेशन गिवन होगा उसको यूज करूंगा। अगर मीटर क्यूब में ये आता है ना स्पेसिफिक कप्पा डिवाइडेड बाय सीधा कंसंट्रेशन लिखो मीटर क्यूब में। सो अगर एमकेएस यूनिट में मुझे कप्पा दोगे तो मैं कैलकुलेशन सीधा कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दूंगा एमकेएस यूनिट वाला, मेरे पास मोलर कंडक्टेंस आया एमकेएस यूनिट वाला। लेकिन अगर आपने मुझे कप्पा किसमें दिया, सेंटीमीटर्स में दिया, पर सेंटीमीटर में, तो फिर मैं इस इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा अपने मोलर कंडक्टेंस। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट आई डू। ये सारा पार्ट मैंने बस इसलिए बताया आपको कि आप इन दोनों इक्वेशन में गड़बड़ नहीं करना। अगर आपको एमकेएस यूनिट में गिवन है, इसका वैल्यू अपन को गिवन है पर मीटर में, इसका वैल्यू मीटर स्क्वायर में गिवन है, सीधा कंसंट्रेशन रखो, मोलारिटी जो भी गिवन है अपन को वो किस में गिवन होगा, अपन को कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर की जगह ये गिवन होगा। अगर मोल्स पर लीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो अपन को 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो अब एक बात ध्यान रखो, मैं साफ साफ उसको वैसे बोल देते हैं, इतना अपन को कोई पूछने वाला नहीं है, इतना यूनिट क्यों कर रहे हो आप, बता रहे हो। मैं तो बस ऐसे इसलिए कि कई बार अपन को क्या होगा ना, समझ में नहीं आ रहा है यार कंडक्टेंस गिवन है या कंडक्टिविटी गिवन है, क्योंकि कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों वर्ड बोले आपने, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, बट कंडक्टेंस इज नॉट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इन दोनों में डिफरेंस याद रखो, तो वो याद कर रखना हो तो वैसे ही बताया, स्पेसिफिक वर्ड यूज होगा तो 1 सेंटीमीटर की बात करोगे। हमें ये चेक करके रखना है, अगर आप एमकेएस यूनिट में बोलोगे ना मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो कप्पा का वैल्यू एमकेएस में होना चाहिए, मैं मोलारिटी सीधे कंसंट्रेशन लेके सॉल्व कर दूंगा, दिस इज द कंसंट्रेशन। अगर आपने मुझे कप्पा का वैल्यू पर सेंटीमीटर में दिया तो मैं इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा, 1000 का यूज करूंगा। फिर 1000 का यूज ही इसलिए है ना
क्योंकि आपने पर सेंटीमीटर में दिया। अगर आप कप्पा का वैल्यू पर मीटर में दोगे, ये मेरा सीधा कंसंट्रेशन से डिवाइड करके यहाँ से बता दूं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। बाकी सारे इक्वेशन आपको बस आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, किसका क्या यूनिट होगा। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना। बस अब और क्या करेंगे, आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करोगे तो भाई ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको मैं इक्विवेलेंट लिख दूंगा, तो मैं कहूंगा इसको मोलर की जगह EQ कर दो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। प्रेजेंट इन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट वन इक्विवेलेंट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐसे लिख देता हूं, कप्पा का वैल्यू मुझे इक्विवेलेंट में गिवन होना चाहिए। इधर कंसंट्रेशन की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, याद रखना। वो तो अपन को पहले से पता है, जब इक्विवेलेंट्स की बात करोगे तो नॉर्मलिटी की बात करोगे। कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मलिटी। अगर आप सिर्फ कंसंट्रेशन बोलोगे, भाई मतलब मैंने एक जग में पानी लिया, उसमें थोड़ा शुगर डाल दिया, बताओ कंसंट्रेशन क्या है? इट इज ऑलवेज मोलारिटी। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी। लेकिन नॉर्मलिटी के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपको इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन चाहिए, तो फिर आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट करोगे जब आप इक्विवेलेंट्स बोलोगे। तो अपन कहेंगे ठीक है ना, इसमें तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं कुछ ज्यादा इसमें अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपन तो सीधा सीधा लिखेंगे भाई, ये मोल्स की जगह पर इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे यूनिट। आप MKS में लिखोगे तो इसी से कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। MKS लिखोगे तो इसी से कैलकुलेट कर दूंगा, और अगर CGS लिखोगे तो ऐसे कर दूंगा। तो अपन कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा, वो भी इक्विवेलेंट में गिवन होगा, अपन को मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी लिख लेंगे। इससे कैलकुलेट कर दूंगा। बट इस केस में क्या होगा, ये सेंटीमीटर्स में, ये भी सेंटीमीटर्स में गिवन। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, मैं नॉर्मलिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर लिख सकता हूं। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस। लिख सकते हैं ना अपन, क्योंकि ये तो मोलर कंडक्टेंस है ना, अभी लिखा ना अपन ने, ये तो मोलर कंडक्टेंस था, कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। था ना वो मोलर कंडक्टेंस, लिख सकते हैं, ठीक है। फिगर द यूनिट, फिगर द कैलकुलेशंस। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कैलकुलेशंस, क्योंकि यूनिट जो भी अपन से कैलकुलेशन पूछेंगे मोस्टली इस पार्ट से ही होता है, ये पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो मैं अपन कुछ ऐसे लिख लेते हैं, फिर मैं इस पार्ट को हटाता हूं और ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे लिखते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं ऐसे ना, कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। मतलब अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। मोलर कंडक्टेंस को अपन ने लिखा कप्पा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, कोई डाउट नहीं है। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1 बाय R इनटू L बाय A इनटू 1000 बाय मोलारिटी। अपन कहेंगे हमें क्या पता है, आपने कप्पा बताया तो था, इक्वेशन 3 लिख के, इक्वेशन 3 नहीं, इक्वेशन 4 में लिख के छोड़ देगा, ठीक है। आप रेजिस्टेंस दो, सेल कांस्टेंट दो, तो फिर मैं मोलर कंडक्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, अब ये नहीं लिख रहा मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, वी ऑल नो दैट, नॉर्मलिटी लिख दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल देंगे, उसमें क्या लिखना फिर से।
ये मोलर कंडक्टेंस एक तरीके से ये हो गया कंडक्टेंस ऑफ 1 ml. तो व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ 1 लीटर? Got it ना? पर कंसंट्रेशन. तो जैसे ये वाला पार्ट बोल रहा हूं मैं, CL² इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम एन एमएल लिखा था ना अपन ने. 1 ml के लिए अगर अपन को गिवन है तो बताओ 1000 के लिए कितना होगा. तो एक तरीके से आपने वही तो लिख दिया कि भाई 1000 के लिए कितना होगा. बट अपन ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अपन से बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पूछने वाले. अपन को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है वो CGS और MKS वाला पार्ट. In MKS, molar conductance will be equal to kappa by C. बस मैंने लिख ही दिया उसको. दूसरा पॉइंट है कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. कंडक्टेंस जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. मतलब अगर दो सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. और टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी देर पहले ही तो आपने बताया कप्पा इंटू वी. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कप्पा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा. ये अपन ने वहीं से कैलकुलेट किया ना 1000 बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू वी इन एमएल. भी तो लिया था अपन ने थोड़ी देर पहले. ये वाला पार्ट अपन ने सबसे इजीएस्ट वे तो अपने लिए वही था ना प्रूव करना, वी इन एमएल. तो अपन ने वी इन एमएल को क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी तो लिखा अपन ने. और मोलर कंडक्टेंस बोल रहे तो इसको आपने 1 बोल दिया. तो ये वॉल्यूम ही तो था. तो 1 ml के लिए अगर इतना है तो इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम को ऐड करोगे तो इट शुड बी एडिटिव प्रॉपर्टी. मतलब वॉल्यूम को डिफाइन करेगा. तो अपन क्या करेंगे? इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो as well as kappa is also extensive. वो तो होना ही चाहिए भाई. 1 ml के लिए अगर है तो 10 ml के लिए कितना होगा ऐड करो. कंडक्टेंस अगर एडिटिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अपन क्या करेंगे? टोटल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ वन सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ अदर सॉल्यूशन. लाइक दैट अपन को लिखना चाहिए. या दो सॉल्यूशन के लिए लिख लेते हैं, ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं. बाकी को भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी. तो मैं क्या करूंगा? फॉर 2 सॉल्यूशंस यहां लिख लेता हूं. फॉर 2 सॉल्यूशंस आप लिखोगे कंडक्टेंस टोटल विल बी इक्वल टू दैट इज C1 प्लस C2. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? कंडक्टेंस को, द कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू कंसंट्रेशन. ये आप कप्पा इनटू वॉल्यूम कर लो. कंडक्टिविटी नाम में 1 ml के लिए होता है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है भाई? अगर कप्पा 1 ml के लिए होता है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे? आई विल टेल यू वन थिंग. जैसे मान लो वाटर है, मान लो ये वाटर है. अपने पास एक क्वेश्चन आया, पहले मैं उस क्वेश्चन को आंसर दे दूं फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. क्योंकि मतलब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हो अपन उसमें फिर. हाँ ठीक है. तो मैं एक बार क्वेश्चन में पढ़ना चाहता था, मैंने पढ़ लिया. देख अगर मेरे पास वाटर है तो अज्यूम कर लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो इसमें बहुत कम H प्लस साइन और OH माइनस साइन होता है, लेकिन होते तो हैं. वाटर में थोड़े से H प्लस साइन होते हैं और OH माइनस साइन होंगे तो. लेकिन अगर इसमें मैं दूसरा सोल्यूशन भी डाल दूं, या मैंने इसमें AgCl डाल दिया, उसके भी तो आयंस आएंगे. अगर मैंने दूसरा कोई आयंस ऐड किया
तो अपन कहेंगे नहीं मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो इनके कंसंट्रेशन आधे हो गए, आधे AgN भी आ जाएंगे, Cl-N भी आएंगे। तो अपन ने कब कहा कि अपन ऐसा नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे कि ये मुझे वाटर गिवन था 2 लीटर्स, मैंने इसमें 25 ml AgCl डाल दिया। अब इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब तो डिफरेंट था ना, तो अब जो टोटल सोल्यूशन होगा उसमें भी तो AgN आएगा ना और Cl-N। तो अब कप्पा किसके लिए कैलकुलेट करोगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वाटर प्रेजेंट है प्लस AgCl दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे। या मुझे कंडक्टिविटी गिवन है इस सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, और मुझसे कहा गया कि भाई वाटर और AgCl का कंडक्टिविटी है, बताओ AgCl का कितना होगा। तो अपन कहेंगे आप मुझे सॉल्यूशन का दे दो और वाटर का कंडक्टिविटी दे दो, तो टोटल सॉल्यूशन से वाटर का कंडक्टिविटी निकाल देता हूं, माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। तो आपने सीधा सब्ट्रैक्शन एडिशन किया ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो ये तो होगा कि आपने चेंज किया, अमाउंट चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो आपने अगर 2 सॉल्यूशन चेंज किए तो नंबर ऑफ आयंस ऐसे थोड़ी होगा, तो भाई पहले तू वाटर वहीं रहना और AgCl का सॉल्यूशन वहीं रहेगा, भाई अलग अलग कैलकुलेट करो दोनों का, तो भी टोटल आएगा। भाई दोनों सॉल्यूशन एक साथ आ गए ना अब तो कंडक्शन ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों के आयंस। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई ठीक, इसको अपन लिख देते हैं। आपने अभी बताया था दैट मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम लिखा था, वही कर देता हूं। तो कप्पा टोटल वॉल्यूम टोटल, क्योंकि वॉल्यूम तो अपन मिक्स कर ही रहे हैं, वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं ना अपन, तो 1 सेंटीमीटर का ये टोटल वॉल्यूम का ये, तो एक सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर का ये था वॉल्यूम, ये था दूसरे सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर का ये था वॉल्यूम, ये था। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 1/r टोटल इनटू L बाय, हाँ लिख सकते हैं, आपने अभी तो लिख के बताया कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/r इनटू L बाय। अगर इससे अपन से टोटल कप्पा पूछा तो अपन इससे कैलकुलेट कर देंगे, तो मैं वॉल्यूम चेंज तो कर रहा हूं। अगर मुझसे टोटल कप्पा पूछेंगे तो K1 V1 K2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, लेकिन दोनों के वॉल्यूम तो अलग अलग होंगे, तो अपन को बताना पड़ेगा ना K कितना टोटल होगा, और अगर वॉल्यूम इसका जितना है उतना इसका है तो अपन को पता है फिर क्या होने वाला है। मैं तो सेल के लिए भी कंसीडर करूंगा कि भाई आप कंडक्टेंस, जो मोलर कंडक्टेंस सेल के लिए बोल रहे हो, मैंने तो सेल जो अज्यूम किया था वो क्यूबिक अज्यूम किया था, उसका मतलब था कि पूरा भरा हुआ। अगर मेरी मर्जी मैं तो इलेक्ट्रोड ऐसे लूंगा, अब बताओ क्या करोगे। आपने ऐसे इलेक्ट्रोड क्यों नहीं लिए, पढ़ाते तो आप ऐसे हो कि ये सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं और ये इसमें अटैच्ड हैं, और अभी आपने मुझे ऐसे लेके मतलब बताया, ऐसा क्यों किया आपने, इसको बताओ। तो इसका सेल कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी क्या था, सीधा सीधा ऐसे था, इसका सरफेस एरिया L स्क्वायर आ गया मेरे पास। अभी क्या होगा, इस तरफ से भी आयंस अटैच्ड हो सकता है, इस तरफ से भी अटैच्ड हो सकता है, पूरा इलेक्ट्रोड का एरिया लो। और L इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब अब इसमें जो R इज इक्वल टू आप लिख रहे थे ना, R प्रोपोर्शनल टू L बाय A, नाउ इट बिकम डिफरेंट। अब एरिया मुझे इलेक्ट्रोड का अगर सिलेंड्रिकल है और मुझे पूरा लेना पड़ेगा। और फिर ये भी बताओ, ये आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, सही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो भी बताओ। अगर आधा भरा हुआ है तो एरिया आधा ही बताऊंगा, क्योंकि आधे में रेजिस्टेंस होगा सॉल्यूशन में।
वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने तो बड़ा इजी लेके बता दिया, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आप ज्यादा सोचो मत, ज्यादा कंफ्यूज मत हो अपने आप, और ज्यादा ऐसा कुछ होगा थोड़ा कंफ्यूज होगे मुझसे पूछोगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसा भी था, सर ने हमें बताया नहीं था, लेकिन चलो ठीक है डाउट्स में बता देंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आधा भरा हुआ है तो अपन को आधा ही इलेक्ट्रिक, फिर एरिया अपन को आधा ही लेना, आधे भरे हुए सेल का रेजिस्टेंस निकालना है, फिर तो अपन को पूरा भरा ही हुआ नहीं है ना, सेल का वॉल्यूम कुछ भी तो हुआ, या इलेक्ट्रोड पूरा पूरा थोड़ी लेंगे, फिर अपन तो कहेंगे भाई जितना भरा हुआ है, अगर इतना ही भरा हुआ है तो फिर इतना ही एरिया पे होगा रेजिस्टेंस, वो पूरा थोड़ी होगा। ठीक है, लेट इट बी। वो अपन को क्वेश्चन मिलेगा तो यू गॉट एन आइडिया कि आपको करना क्या है, वो क्वेश्चन में फ्रेम करके अपन को देंगे। अपन वापस आते हैं, अपन ने लिखा L by A, ये आ जाएगा 1 by R1 into L by A into V1। अपन V टोटल नहीं लिखा है, V टोटल के लिए लिखो मल्टीप्लाई में V टोटल, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by R1 into L by A into V1 प्लस 1 by R2 into L by A into V2। L by A तो हटा देते हैं अपन, तो 1 by R जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सॉल्यूशन का into V टोटल कर लेते हैं अपन, दैट विल बी इक्वल टू V1 upon R1 plus V2 upon R2। Therefore, I can write that कि 1 by R मतलब total resistance of the complete mixture of solution will be equal to 1 by V total into 1 V1 upon R1 plus V1 upon V2 upon R2। ये लोग अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। अगर टोटल कंडक्टेंस बताना है तो यहीं से बता दो, अगर आप सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो अपन ऐसे बता सकते। ठीक है, तो जरा जल्दी से एक दो क्वेश्चन लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखो, calculate the molar conductance, calculate the molar conductance of HCl solution of 0.1 molar HCl solution if its conductivity is 5.1 into 10 to the power minus 3, if its specific conductivity is 5.1 into 10 to the power of minus 3 per ohm per centimeter. Molar conductance of HCl solution, 0.1 molar HCl solution whose conductivity is 5 into 10 to the power minus 3 per ohm per centimeter. कैलकुलेट कर लो। Okay, ठीक है, तो इसमें तो अपन को गिवन है भाई मोलर कंडक्टेंस बताना है HCl का, कप्पा अपन को गिवन है 5 into 10 to the power minus 3 मल्टीप्लाई बाय कितना था ये 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी 0.1 था, हो गया 50। एवरीबॉडी गॉट, तो मोलरिटी अपन को ये ओम पर सेंटीमीटर आपने दिया दे रखा था मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये अपन को गिवन था मोल्स पर सेंटीमीटर, दैट इज पर सेंटीमीटर, हो गई C1 per centimeter square अपना आंसर आ गया, दैट इज पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट इक्वेट किया ना अपन ने,
CL स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। इससे तो कैलकुलेट किया नहीं होगा। अपन बार बार यूनिट की बात नहीं करेंगे, हमें यूनिट से ज्यादा नहीं सोचना। अपन को ये पता है पर सेंटीमीटर में दोगे तो इससे कैलकुलेट कर देंगे, नहीं दोगे तो वैसे कैलकुलेट कर देंगे। केस में खत्म। दूसरा लिखो, और यहां से अपन को साफ साफ दिख रहा है मोलर कंडक्टेंस इनटू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कप्पा। मोलर कंडक्टेंस इनटू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कप्पा मतलब, और अपन ने अभी बताया कि कप्पा इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे क्वेश्चन दोगे वैसे बना देंगे। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, the resistance of a 0.5 molar solution present in electrolytic cell is 45 ohm. Present in the electrolytic cell is 45 ohm. Calculate the molar conductance. Calculate the molar conductance. Calculate the molar conductance of the solution if the electrode in the cell, if the electrode in the cell is, if the electrode in the cell is 2.2 centimeters apart, 2.2 centimeter apart, and have an area of, and have an area of 3.8 centimeter square, have an area of 3.8 centimeter square. कैलकुलेट करो। हो गया। मोलर कंडक्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, 1000 गिवन है, 0.5 गिवन है। लो भाई आंसर आ बच्चा। सबको समझ में आया? है ना? तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना फटाफट, किसी को डाउट नहीं? एक आंसर 2.5 बता रहा है और दूसरा आंसर 25.8 बता रहा है। एक बार डेसिमल का चेक कर लेना कैलकुलेशन है। 25.8 और उसमें तो 25.8 वाला करेक्ट है। जिसने 2.5 बताया वो थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ करके किया, तो वो हटा देना। हो गया? सबको आ गया? कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बोलो तो कर देता हूँ, अदरवाइज आपको आना चाहिए। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन और लिख लो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ the molar conductance of 0.1 molar KCl solution. The molar conductance of 0.1 molar KCl solution. 0.1 molar KCl solution. 0.1 molar KCl solution shows the resistance of 50 ohm is given as 0.1 molar solution KCl solution shows a resistance of 50 ohm is given as, तो molar conductance अपन को given as 285 per ohm centimeter square. Calculate the molar conductance of magnesium chloride in the same shell. Calculate the molar conductance of magnesium chloride in the same cell. Magnesium chloride in the same shell, which shows resistance of 200 ohms. Which shows a resistance of 200 ohms when its concentration is 0.2 molar. When its concentration is 0.2 molar. तो बताओ क्या होना चाहिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? कैलकुलेट करो. क्या किया? आपने क्या किया? मोलर कंडक्टेंस मुझे 285, उसका रेजिस्टेंस आपने 50 लिया. L by A में कैलकुलेट कर लेता हूँ. 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी आपने 0.1 लिया. किसी भी सेल के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट ही होती है. उसमें चाहे आप KCl सॉल्यूशन डालो, बाद में उस KCl सॉल्यूशन को हटा दो, ठीक है, वी गॉट आंसर. आंसर को चेक कर लेंगे, ठीक है ना. फिर बाद में अपन उसको KCl सॉल्यूशन को हटाओ, उसको वॉश करो, फिर उसमें दूसरा सॉल्यूशन डालो, तो ठीक है ना. उसमें L by A तो कांस्टेंट ही रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेल कांस्टेंट. तो अपन इससे ना ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो अपने पास सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा. इससे मल्टीप्लाई करते हैं, वी गॉट अ सेल कांस्टेंट. अब उसी सेल में अपन ने क्या किया, दूसरा सॉल्यूशन लिखा. ये था अपने KCl सॉल्यूशन के लिए. अब आपने MgCl2 सॉल्यूशन ले लिया उसी सेल में. तो इसमें MgCl2 में आपको ये कैलकुलेट करना था, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस मुझे ये गिवन है. L by A तो अपन यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ही देंगे. मल्टीप्लाई बाय 1000 और मोलारिटी आपने 0.2 दे रखा. तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये बता देते हैं. ये मैंने पूछा. यही आपको क्वेश्चन है. सो एक आंसर मेरे पास 356.25 आ रहा है. मेरे ख्याल से ये आंसर थोड़ा करेक्ट होगा. एक 7.1 आ रहा है, एक 7.15 आ रहा है, एक 335.6 आ रहा है, एक 35.6 एक और आ रहा है, एक और 35.6 आया, एक 356 आया.
सब गड़बड़ कर रहे हैं, कैलकुलेशन अलग अलग नहीं बताना चाहिए आप लोगों को। फिर 35.6, फिर 35.6, कैलकुलेशन अलग अलग लाने का मतलब है सब गड़बड़ कर देना। फिफ्टी ना 20, तो 0.1 28.1 ना, तो इसको 200 करता है तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, बोला कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 1/200 और L बाय ए अपने पास कितना आएगा 0.1, तो 28.5/20 डिवाइड बाय 20, मैंने इसको इधर लिखा है और ब्रैकेट्स कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ये और ये गया 2 के लिए मैं इसको हटाता हूँ 10 ऊपर लेता हूँ, तो मेरे पास आया 285 डिवाइडेड बाय 2228, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा है 35 पॉइंट कुछ ना, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में अपन को कोई डाउट नहीं है ना। 35.6 है ना, तो ये सिंपल समझ में, ठीक है। तो वी गॉट इट है। अभी दो सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा, उनका रेजिस्टेंस देता हूं, वॉल्यूम देता हूं, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये एबल टू गेट। मैंने आपको बताया कंडक्टेंस इज अ फिक्स्ड टेंसर प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, अब अपन चेक करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस और द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अपन पढ़ते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच द मोलर कंडक्टेंस विल डिपेंड। सो दीस आर द पॉइंट्स है। तो एक अपन पढ़ते हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस। या तो कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आएगा जैसे अभी करने किया, या फिर आपका क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आएगा। इस वाले पार्ट के बाद अपन सीधा एप्लीकेशन कर देंगे, भाई सीधा बताओ इसमें क्या क्या हम पूछ सकते हैं हमसे, वो बता दो आप। ये तो छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल पूछेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक तो फैक्टर्स हो जाएगा दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस भी ज्यादा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट gives more number of ions, so more conductance, more conductance। इसका मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयंस देगा तो कंडक्टेंस भी कम होगा। अब वो लिख लेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट गिव्स लेस नंबर ऑफ आयंस सो गिव लेस कंडक्टेंस। ऑब्वियसली बात है, मोर आपने लिखा, स्ट्रॉन्ग के लिए लिखा तो वीक अंडरस्टूड है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस लिखेंगे ना ऐसे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सो नेचर ऑफ आयंस की बात करते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बताना है तो मैं लिखूंगा लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। तो इनका अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बताना है तो इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे। रीजन बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन इसका सबसे ज्यादा होगा। अगर इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कम होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऐसे लिख सकता हूं। दैट इज द रीजन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड by इस केस। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ
potassium will be less than, we can say that, calcium ion. Or calcium ion will be less than aluminum ion. But magnesium ion will be less than calcium ion. Or sodium ion will be less than potassium. मुझे एक बार पता चल गया कि जब चार्ज ज्यादा होता है तो आप कंडक्टेंस ज्यादा बताते हैं, लेकिन जब चार्ज सेम होता है तो आप हाइड्रेशन की बात करते हैं। जब चार्ज का वैल्यू सेम है तो आप हाइड्रेशन की बात करते हैं, लेकिन जब चार्ज ज्यादा होता है तो आप कंडक्टेंस ज्यादा बताते हैं। क्योंकि अगर मान लो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे और Al3+ है, तो ये एक ही Al3+ 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है 3 मोल इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने का मतलब है कि 3 मोल्स चार्ज जनरेट हुआ या यूज हुआ, तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा, क्योंकि इसका एक ही आयन 3 मोल्स चार्ज एक्सचेंज कर सकता है। बट अगर चार्ज का वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे बताएंगे अपन? जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का। ठीक है, सेम फॉर एनियंस। एनाइंस सेम फॉर एनाइंस। तो विल राइट दैट, एक पॉइंट अपन इसमें लिख के रखते हैं, अमंग कैटायंस H+ ion has maximum electrolytic conductance, ionic conductance, मैक्सिमम आयनिक कंडक्टेंस, क्योंकि अपन सिर्फ कैटायन की बात कर रहे हैं। आयनिक कंडक्टेंस एक्चुअली आयनिक कंडक्टेंस को ना, जैसे मोलर कंडक्टेंस को अपन ने ऐसे डिनोट किया ना, वैसे आयनिक कंडक्टेंस को मैं लैम्डा से डिनोट करूंगा। मैक्सिमम आयनिक कंडक्टेंस थ्री 49.5 होता है, 350 लिख देते हैं। Whereas all other cations, जितने बाकी सारे जो कैटायंस है ना, अदर कैटायंस has lambda less than 200। बाकी सारे कैटायंस जो होते हैं ना, दूसरे कैटायंस, उन सबका 200 से कम ही होता है। मतलब H+ आयन का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी कैटायन से। वो क्यों? अपन पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब अपन को क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, ये कैटायन और एनायन को ना, जैसे यहाँ पर कैथोड है, ये एनोड है, तो कैटायन को यहां से यहां जाना है। तो जब अपन सोडियम आयन लिखते हैं तो अपन कहेंगे भाई जो भी सोडियम आयन है सबको कैथोड की तरफ जाना होगा और सबको कैथोड तक ट्रेवल करके जाना होगा, और जो भी फैक्टर्स उसके मूवमेंट में अफेक्ट करेंगे वही है पार्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं। चाहे वो सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हो, चाहे अदर एनायन का इंटरेक्शन हो, या फिर वो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन हो, वो सारा पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस बोलोगे। तो अपन कहेंगे ये यहां तक से यहां तक जाने में जो भी मतलब उसका स्ट्रेंथ, इसका वैल्यू होगा, वो वैल्यू अपन बता रहे हैं कि वो 200 से कम होगा। तो हाइड्रोजन के लिए इतना ज्यादा क्यों? क्या उसका साइज छोटा है इसलिए? और अगर सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है तो फिर मास के लिए आपको लिथियम भी लिखना चाहिए या सीजियम वगैरह ऐसा कुछ बताना चाहिए। हाइड्रोजन में क्या होता है, अब हम सोल्यूशन लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा,
जब अपन सोल्यूशन में H प्लस आइन ऐड करेंगे ना, तो ये H प्लस आइन, जैसे अपन क्या करेंगे, ये वाला H प्लस आइन वो क्या करेगा, ये H प्लस आइन इससे अटैच हो जाएगा, तो ये H प्लस आइन जो होगा वो इसको मिल जाएगा, ये वाला H प्लस आइन इसको मिल जाएगा, ये वाला H प्लस आइन उसको मिल जाएगा, और लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल जो इस इलेक्ट्रोड के पास होगा, इधर H प्लस आइन था, इसको यहां तक ट्रेवल नहीं करना, जो इसके पास वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा वो उसको H प्लस आइन दे देगा, वो अपने पास वाले को, 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 और लास्ट वाला जो होगा वो इलेक्ट्रोड को दे देगा। मतलब H प्लस आइन को ट्रेवल नहीं करना, वो वाटर में एक्सचेंज करते रहेंगे आपस में, और वो लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल उसको H प्लस आइन दे देगा। बाकी आइंस में ऐसे नहीं हो सकता, बाकी आइंस में तो सोडियम आइन है और वाटर में H प्लस आइन थोड़ी है, सोडियम आइन थोड़ी है, वो तो उसको ट्रैवल करके ही जाना होगा इलेक्ट्रोड तक। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, इस H प्लस आइन को ये ले लेगा, तो ये आपस में एक्सचेंज करते करते लास्ट वाले से बोलेंगे अपना H प्लस आइन दे दो, तो फिर H प्लस आइन के मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए H प्लस आइन एक्सेप्शनली बहुत हाई है। बाकी सारे के सारे कैटाइन 200 से कम। Among monoanions, anion, OH minus ion has maximum ionic conductance. Ionic conductance. मैंने ना मोनोएनाइंस यूज किया इस बार, जबकि अब यहां पर क्या लिखा, अमंग कैटाइंस ऑल कैटाइंस, कोई वैलेंसी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम आयनिक कंडक्टेंस, और जो आयनिक कंडक्टेंस होता है वो इसका ना आयनिक कंडक्टेंस वो एग्जैक्टली मतलब 196 से अपन 200 लिख देता है, बट ऑल मोनोआयन, बट ऑल अदर्स, मोनो और बाइवेलेंट भी मतलब कम ही होता है उससे। मोनोएनाइंस और bivalent anion has less than 200। तो फिर बाकी के लिए भी लिख देते हैं, जैसे H प्लस आइन के लिए आपने लिखा कि बाकी सारे के टाइम कोई भी ले लो, Al3 प्लस ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें वैल्यू जो होता है ना, अगर आपने देखा कि जब चार्ज ज्यादा होता है तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होता है, तो अगर मैं कोई ऐसे लिखता हूं, मेरे पास ये एग्जांपल है, इसका कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस OH से ज्यादा होता है, मतलब मैं सारे एनाइंस के लिए नहीं लिख सकता, कैटाइन में कोई भी 350 तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी कितना भी चार्ज ले लो आप, हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को ट्रैवल ही नहीं करना पड़ा ना, OH को तो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो एक्सचेंज हुआ ना वाटर मॉलिक्यूल्स में, मूव थोड़ी किया, इसलिए वो एक्सेप्शनली हाई होगा। है ना, इसलिए अपन उसको एक्सेप्शनली हाई बोलेंगे। तो बहुत हाई होता है, ठीक है भाई, मान लिया तुमने। तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पार्ट भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी अपन ने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस में इट इज फार्मूला बेस्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फार्मूला बेस्ड। इसमें बहुत सारा पार्ट कंसेप्चुअल होगा कि हमें क्या करना चाहिए, और बाकी चैप्टर से भी कोरिलेटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट विल राइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं इसमें ना कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहीं पे लिखता हूं,
नेक्स्ट पॉइंट है द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो देखते हैं भाई कैसे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। ऑन कंडक्टेंस जो होगा ना, बोला कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मैंने वैसे ही लिख लिया भाई, ठीक है, दिमाग में पहले से रहेगा। वैसे अपन पहले लिखते बाद में उसको वैसे करते तब भी चलता, पहले लिख लेते उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपन को ऐसे लिख सकते थे अपन। ना कंसंट्रेशन से व्हाट हैपन, जैसे अपन क्या करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, अपन बोलते हैं कि भाई देखो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो ज्यादा कंडक्टेंस। वीक इलेक्ट्रोलाइट में लेकिन क्या होगा, उसमें तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे ना, तो कंडक्टेंस भी कम होना चाहिए। तो डाइल्यूशन से क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई डाइल्यूशन से तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, और वो डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो हम कंडक्टेंस को ऐसे पढ़ते हैं, अपन कहेंगे कि अगर आप कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ, ये कंडक्टेंस हो गया, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस भी ले सकते हैं अपन, ये कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। और कंसंट्रेशन का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस लाइक दिस, मैं कंसंट्रेशन को ऐसे लिख देता हूं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट विल बी लाइक दिस, एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लेता हूं, इट विल बी लाइक दिस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट विल बी लाइक दिस, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अपन पढ़ने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फैमिलियर अपन किससे हैं, एसिडिक एसिड से, पूरा ही नहीं किसी से तो पढ़ा। और इसमें अपन कोई दूसरा ले लेते हैं, एक HCl ले लेते हैं, एक KCl ले लेते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे 100% डिसोसिएट हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसको देख के तो मुझे ये लग रहा है जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट वीक हो या स्ट्रांग हो, डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बढ़ रहा है। भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो समझ में आया कि यार उसमें अपन डाइल्यूशन करेंगे तो डिसोसिएशन होगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही डिसोसिएट था, उसका कंडक्टेंस क्यों बढ़ रहा है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, हाई कंसंट्रेशन होगा तो कैटायंस एनायंस पास होंगे, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा जो कि रेजिस्टेंस होता है। डाइल्यूशन करने से कैटायंस एनायन दूर होंगे तो इनमें अट्रैक्शन कम होगा, तो फ्रीली कैटायन अपने रास्ते जा सकता है और एनायन अपने रास्ते जा सकता है, तो कंडक्टेंस दोनों ही केस में बढ़ेगा। मान लिया इसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लिख रहे हो? तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें तो ये पहले ही डिसोसिएट हो गया पूरा, मतलब जो भी कंडक्टेंस होगा वो मैक्सिमम कंडक्टेंस ही तो होगा उसका। अब आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन से जो उसका कंडक्टेंस बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टेंस, वो तो इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि अट्रैक्शन ना हो, ये अपन ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा मेरे पास KCl है, अपन ने कहा खूब सारा पानी डाल दो इसमें, मतलब कंसंट्रेशन कम कर दें, हाँ इतना कम कर दो कि ये कैटायन और एनायन, ये HCl, ये K ले लेते हैं, ये Cl ले लेते हैं, ये कैटायन और एनायन आपस में इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ये भाई फिर इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा एट, और इसको अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये थोड़ी होगा कि एक बड़ा ड्रम भरो पानी का और थोड़ा सा नमक डाल दो उसमें, अपन क्या
कहेंगे भाई ये कैटाइन एनाइन आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब ये इंडिपेंडेंट हो गए ना एक दूसरे से, बस वही इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, उसी को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। तो ये कैटाइन्स और एनाइन्स मान लो आपस में इंडिपेंडेंट है, तो जो इस मूवमेंट पे इनका टेंडेंसी होगा कैथोड या एनोड की तरफ जाने का, वो 100% होगा। वो आपस में कोई सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन नहीं है, नो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन। तो इस टाइम मैक्सिमम होगा कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो अपन कहेंगे ठीक है, अच्छा ऐसे ले लेता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ठीक है भाई, इसमें ना मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 10। ये इनफाइनाइट का साइन बना दिया। तो अब क्या होगा, चलो कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ये पास आएंगे। तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो इनमें इंटरेक्शन होगा, तो फिर मोलर कंडक्टेंस भी कम होगा, फिर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला नहीं बताऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो गिवन कंसंट्रेशन के वैल्यूज आते जाएंगे ना। हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगा, मतलब कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ये कम होता जाएगा, मोलर कंडक्टेंस कम होता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। ये तो कांस्टेंट, ऐसे कर ले, और इस पे कांस्टेंट डाल देता हूं। वो इसलिए कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की भी तो बात करो ना। अब चाहे उसको बी ले लो, कोई भी ले लो, मैं उसे कांस्टेंट वो लिखने वाला। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, अपन ने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, द मोलर कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट increases on dilution because the cations and anions move apart from each other, move apart from each other. So अगर एक दूसरे से अपार्ट जाएंगे तब क्या होगा, each other, so their movement towards electrode increases, electrode increases, thus conductance increases, co conductance increases. This can be explained by और डी बाई इक्वेशन होता है, ऑन-सर्कल इक्वेशन। वो कहता है कि भाई देखो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस, और गिवन कंसंट्रेशन इज दिस। ये दोनों बराबर कब होंगे, गिवन कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। भाई केसीएल का मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये इसका डॉट वाला है, मतलब दिस इज अ मोलर कंडक्टेंस। तो ये जो वैल्यू होगी ना केसीएल की, दैट विल बी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो कब होगा, जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। तो उसने अपन को ये इक्वेशन दिया कि भाई यहां पर एक बी रूट टू सी ले लो आप, सी इज अ कंसंट्रेशन। उसने कहा आप इस इक्वेशन से बता देना भाई जैसे जैसे कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा,
ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। तो नॉट ओनली मोलर कंडक्टेंस, इट कैन बी कॉल्ड एज अ कंडक्टेंस आल्सो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपने इक्वेशन में देखो, स्ट्रेट लाइन है और स्लोप उसका नेगेटिव है, तो यू रिटन दैट आना ही चाहिए ये y इक्वल टू c प्लस mx। व्हाट इज द स्लोप, इसको बताएंगे ना, d इज द स्लोप। तो अपन लिखेंगे यहां पर वेयर concentration is conductance at given concentration, infinite, that is conductance at infinite dilution, b concentration अपन को पता है, c is concentration there, तो फिर इसको c लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं तो रूट c लिख लेंगे अपन, c is concentration, and b is constant, depends on nature of liquid, depend on nature of liquid। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताई तो भाई है क्या, तो अपन कहेंगे जैसे NaCl है, एग्जांपल फॉर NaCl B is equal to 1, for MgSO4 B is equal to 2, for AlCl3 B will be equal to 3। मतलब वो टोटल चार्जेस पर डिपेंड करेगा कि कैटायनिक और एनायनिक चार्ज कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा, वो अपन लिख देंगे, वो उस पर डिपेंड करेगा B का वैल्यू, तो अपन बता दें। तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे जैसे अपन कहेंगे भाई इस कॉन्सेंट्रेशन पे, इधर इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये वैल्यू तो ऐसे है, कम है, जब कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन किया तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो वैल्यू बढ़ गई, और डाइल्यूशन किया तो वैल्यू बढ़ गई। अब C टेंड्स टू 0, C को 0 तो कभी भी नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि अगर उसमें कितना भी ऐड करो पानी, KCl तो रहेगा ही रहेगा, C टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, इसलिए अपन जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट को नहीं लिख सकते, इसलिए थोड़ा सा डैश बना देंगे उधर वो y एक्सिस के पास। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन डायरेक्टली इससे कैलकुलेट करके बता सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन से ही बना देंगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, मुझे ये दोनों दो तीन वैल्यू दे दो आप, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इस कॉन्सेंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में खुद बता दूंगा स्ट्रेट लाइन बना के। ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मैं दो इक्वेशन बना के इससे बता दूंगा कि कितना होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होने वाला है उसको अलग डिस्कस करेंगे। लेट अस चेक वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है। तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्ट को हटा देता हूं। कुछ भी हो सकता है, कैटायनिक और एनायनिक दोनों में से कोई भी पार्ट, मतलब आप ये चेक कर लो कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द कैटायन और द वैलेंसी ऑफ द एनायन, दैट इज बी। वैलेंसी ऑफ द कैटायन और वैलेंसी ऑफ द एनायन, दैट इज बी। फॉर वीक लिक्विड अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को पूछने के पहले मैं तुमसे एक छोटा सा पार्ट पूछूंगा। अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है और मैं इसको ऐसे लिखता हूं, तो इसका अगर डाइल्यूशन करूंगा तो नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, बढ़ेंगे या कम होगा।
pH ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा? इसका अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ H प्लस है, pH ऑफ द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H। तो नंबर ऑफ H प्लस आइन को क्या लिखूं मैं? What will be the number of H plus आइन? नंबर ऑफ H प्लस आइन मेरे पास आंसर आया कि बढ़ेगा, और pH ऑफ द सोल्यूशन, number of H plus ion increases और pH of the H plus ion will increase, और concentration of H plus ion, concentration of H plus ion pH will increase, concentration will decrease। ठीक है, जब अपन डाइल्यूशन करेंगे तो इसका डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ऐसे ना अभी ये सैचुरेशन पॉइंट पे है, सैचुरेशन पॉइंट पे इसका KSP है, ये इसका KSP है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं पानी। पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पानी डालेंगे तो इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा ना, बट कंसंट्रेशन तो कम हो गई ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ H प्लस आइन तो बढ़ेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। अगर H प्लस आइन का नंबर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन से चेक करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन पानी भी बढ़ रहा है। चलो अपन नंबर कंसंट्रेशन को ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका Kc लिखते हैं, CH3COH डिवाइड बाय V, H प्लस आइन डिवाइड बाय V और एसिटिक एसिड डिवाइड बाय V। तो अपने पास जो Ka आया, Ka विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, CO नेगेटिव, concentration of H plus ion divided by concentration of CH3COH into V आ रहा है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनके कंसंट्रेशन कम होंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होंगे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होंगे H प्लस आइन और एसिटाइन के। सो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होंगे, और कंसंट्रेशन अगर कम होंगे तो pH बढ़ेगा, ये है, और डिसोसिएशन बढ़ रहा है इसलिए नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, हमने तो न्यूमेरिकली क्लास में किए सारे क्वेश्चन, इनके नंबर्स, इनका कंसंट्रेशन, चलो पानी डाल दिया, pH डबल कर दिया, बताओ H प्लस आइन कितना होगा, नंबर ऑफ H प्लस आइन के, उस टाइप से क्वेश्चंस किया अपने क्लास में। तो मुझे ये पता चल गया कि आपको इसके बारे में अच्छा आइडिया हो गया, तो मैं आराम से बता सकता हूं ना, फिर देखो भाई डाइल्यूशन करना है अपन को, कंसंट्रेशन कम, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम करेंगे। सो अपन कंसंट्रेशन अगर कम करेंगे, मतलब पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हैं तो इनिशियली क्या हो रहा होगा, आपने पानी डाला, इसका डिसोसिएशन हो गया। इनिशियली इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन था ना, इसको इलेक्ट्रोड की तरफ जाने दे रहा है ना इसको। जब अपन ने पानी डाला तो ये दोनों दूर दूर होने चाहिए ताकि आपस में इंडिपेंडेंट हो जाए, इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा, पानी डालने से ये डिसोसिएट हो जा रहा है, सो नंबर ऑफ आइंस फिर बढ़ जा रहे हैं, फिर वो पास पास है, फिर नहीं जाने दे रहे एक दूसरे को इलेक्ट्रोड की तरफ। तो मैं पानी डाल रहा हूं, इसका डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑलमोस्ट उतना ही रहा है,
बट आयंस का नंबर बढ़ने से थोड़ा तो बढ़ाओ, क्योंकि आपने कहा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर आयंस का नंबर ज्यादा होता है तो ज्यादा भी होता है कंडक्टेंस। हाँ तो शुरू में मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहा। शुरू में मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब उतने ही हो जा रहे हैं। मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, ये डिसोसिएट हो जा रहा है, मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, ये डिसोसिएट हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट उतना ही है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, डिसोसिएशन नहीं है, जितना पानी डालोगे उससे कैटायंस एनायन इंडिपेंडेंट होंगे, सो वो स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहा है। इसमें पहले ये डिसोसिएट हो रहे हैं, सो अपन कहेंगे कि भाई जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन तो डाइल्यूशन से डिक्रीज होना ही चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जा रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादा कंडक्टेंस नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से भी कंडक्टेंस थोड़ा बढ़ता है, तो बढ़ा रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि जब ये ऑलमोस्ट 99% डिसोसिएट हो गया, अब उसके बाद तो इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसके बाद अगर पानी डालूंगा तो फिर पानी डालोगे तो जल्दी से बढ़ेगा, फिर क्यों, क्योंकि अब डिसोसिएट नहीं हो रहा ना, अब आयंस आपस में इंडिपेंडेंट हो रहे होंगे, तो फिर इंक्रीज भी जल्दी होगा। तो फिर इधर से आपने इसको टच क्यों नहीं किया, जैसे इनको भी ऐसे ऐसे डैश करके टच कर रहे हैं, वो तो कभी टच हो ही नहीं सकता, क्यों, इसमें कितना भी पानी डालो ये 100% थोड़ी डिसोसिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा, भले एक मॉलिक्यूल का रहे, एक भी मॉलिक्यूल का इक्विलिब्रियम नहीं रहे, लेकिन इक्विलिब्रियम रहेगा, वरना उसका के नहीं होगा। अपन ये लिखते हैं अल्फा टेंड्स टू 1, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डायरेक्टली मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बना सकता कि उसको 100% डिसोसिएट करके बता दो, इक्विलिब्रियम तो रहेगा। सो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई उसी पार्ट को यहां लिख देते हैं अपन कि भाई इनिशियली क्या हो रहा है, ये स्लोली इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज इनिशियली ऑन डाइल्यूशन द concentration decreases but the dissociation of acetic acid also increases, so the number of ions per centimeter cube remain almost constant. It increases slowly because the number of ions in the total solution increases, so it is increasing slowly, but when its degree of dissociation is almost equal to 1, tends to 1 लिखेगा अगर इतना हो गया तो tends to 1, then on dilution the conductance will increase rapidly because at that stage the ions are becoming independent of each other. लिख देंगे बता दे, so weak electrolyte के बारे में अपन लिख के बता देते हैं भाई ऐसे, initially on dilution the dissociation of CH3COH also increases, so the number of ions remain per centimeter cube remain almost constant, remain almost constant, almost constant, but conductance increases slowly, due to increase in the number of ions, but when concentration tends to 0, then the conductance increases rapidly because the ions become independent of each other. The
ions become independent of each other. Because the ions start becoming independent of each other. That is, ये आपको पता है, मैंने जो आपको जो बताया वो मैंने लिख दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया ये, तो मैं भी ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ molar conductance conductance at given concentration is the conductance at given concentration for weak electrolyte, and this is conductance at infinite dilution. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है एसिटिक एसिड का, तो इधर इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये कंडक्टेंस होगा, इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये कंडक्टेंस होगा, तो ये वैल्यू मुझे गिवन होंगे ऐसे। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा ये वैल्यू बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, इसलिए अपन ऑन-सागर इक्वेशन नहीं लिख सकते, वो डी बाई वाला इक्वेशन। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं that the fraction of given concentration and the fraction of infinite dilution at any moment, the conductance at infinite dilution तो मैक्सिमम होगा और इस कॉन्सेंट्रेशन पे इतना कंडक्टेंस होगा। तो अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहता है, बढ़ेगा ना इवन कॉन्सेंट्रेशन में से। तो अपन क्या कहेंगे कि अगर आप मुझे इसको मैं बोल सकता हूं फ्रैक्शन ऑफ मोलर कंडक्टेंस या फ्रैक्शन ऑफ कंडक्टेंस, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। तो अगर ये वैल्यू मेरे लिए सपोज करते हैं 10 है और ये वैल्यू मेरे लिए 5 आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी ये 50% डिसोसिएट होगा या 50% कंडक्टेंस ही शो करेगा। या मुझे ये पता है इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि अच्छा मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि मोलर कंडक्टेंस का, इसका कंडक्टेंस का वैल्यू 2 है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कम रहे होंगे, तभी तो कम है। तो मैं इस रेशियो को जस्टिफाई कर सकता हूं इससे, अल्फा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना ज्यादा डिसोसिएशन उतना ज्यादा ये वैल्यू, अल्फा टेंड्स टू 1, ये दोनों बराबर, कंसंट्रेशन ज्यादा डिसोसिएशन कम, डिसोसिएशन कम फ्रैक्शन विल बी लेस, अल्फा विल बी लेस, लिख सकता हूं, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिख सकते हैं। अब टेम्परेचर फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं, अपन को पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डजंट मैटर इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे आप मोलर कंडक्टेंस बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलो, कुछ भी बोलो, बढ़ने वाला है, बिकॉज all factors which are increasing the resistance decreases, the conductance increase. Third point, temperature.
increase in T always increases electrolytic conductance. Electrolytic conductance. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले ही लिखा है ना अपन ने, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो अभी यही तो बता रहे थे अपन कि भाई सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन कम हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। सो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इट ऑलवेज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये तो पहले ही डिस्कस किया लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में यही तो डिस्कस कर रहे थे। प्रेशर से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, अपन को पता है। उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, विस्कोसिटी चेंज होगा। विस्कोसिटी चेंज होगा तो उसी की वजह से बता सकते हैं कि भाई थोड़ा कंडक्टेंस कम हो सकता है। तो अगर प्रेशर बोलेंगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। प्रेशर से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगा वो, अगर प्रेशर बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। That is about the factors affecting the electrolytic conductance। इसके बाद जो अपन को पढ़ना है वो उसमें सिर्फ इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, उसको अपन पढ़ सकते हैं, बट इट विल बी इन द नेक्स्ट टाइम। तो ये आज का पार्ट है, लेकिन इसमें भी अपन बहुत ज्यादा पढ़ने का है क्योंकि अपन को थोड़ा और पार्ट पढ़ना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्लास अपना लग जाएगा इसमें पूरा, क्योंकि फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन भी है। फिर मैंने जैसे बताया था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बताना है मुझे, मतलब इससे अपन टाइट्रेशन, जैसे अपन ने डिग्री ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा ना, तो टाइट्रेशन भी पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, वो भी इससे बता सकते हैं। जैसे एंड पॉइंट के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं, वैसे अपन एंड पॉइंट इससे भी बता सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से। वो पार्ट अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सर, अभी तो नहीं कर पाओगे। तो ORM का एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर लो पूरा, मैंने अपने को लास्ट टाइम भी दिया था, और इसका भी आप, इसका भी होमवर्क दिया था मैंने, तो इसका भी होमवर्क आप, एक्सरसाइज 3 तो अभी नहीं कर सकते, रुक जाते हैं, DPP वगैरह सॉल्व, ठीक। तो आज इतना ही, थैंक यू।